और कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसा आई थिंक ज्यादा इजी पड़ेगा लिखने में। आज मैंने थोड़ा ओरिएंटेशन अलग तरीके से रखा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इस पोजीशन से? नो सर। अच्छा सर, ठीक है, चलेगा। ओके, सो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ओके, और ऐसा नहीं, हमने न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे किए हैं। वी हैव डन सम न्यूमेरिकल्स आल्सो ऑलरेडी। सो आज है ना, इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है थियरी का, वो टॉपिक करेंगे और एक या दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 or 2 मोर न्यूमेरिकल्स वी विल ट्राई। ठीक है, सो आज सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो पहले थियरी टॉपिक ले लेता हूँ। थियरी में बस एक छोटा सा फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। ठीक है, वी हैव टू डिराइव वन स्मॉल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, हम लोग ऐसे छोटा सा नाम दे सकता हूं मैं उसको। वी कैन कॉल इट एज अ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। partially filled capacitor we can call, okay, partially filled capacitor। अब ये क्या रहता है, ध्यान से देखो। सी, ऑल ऑफ यू आर अवेयर विथ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आपको मालूम है और काफी उस पर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, ये सपोज देखो, दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको मालूम है एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है लाइक दिस, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये देखो, अब सपोज इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कुछ भी फिल नहीं किया है, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग बिटवीन टू प्लेट्स, सो ऑब्वियसली दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होगा या एयर हो सकता है। सो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फॉर्म बिटवीन टू प्लेट्स। ये जो मैं बता रहा हूँ हमने ऑलरेडी भी पहले भी बताया है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ऐसे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय द सिंबल। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ ई नॉट। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम डिनोटिंग बाय ई नॉट सिंबल, ई नॉट। ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं ई नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी दो फॉर्मूलाज है। देयर आर टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट दिस ई नॉट। पहली फॉर्मूला ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ये चीज तो आपको पता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉजिटिव कंडक्टर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है। और एक फॉर्मूला है, सी टू इट। सपोज ये जो दोनों प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज V। दैट V हमने एक बार पहले किया था, इट इज गिवन बाय E इंटू D। ये वो है रिलेशन बिटवीन V एंड E वाली फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स is E into D. E is the electric field between two plates and D is the distance between those two plates. D इन दोनों प्लेट्स के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। ये देखिए ऐसे, बराबर। हाँ, सो ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, दिस ऑलरेडी वी हैव डन अर्लियर। सो दीज आर द टू फॉर्मूलास। ओके, अब सुनो ध्यान से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सपोज नाउ हमने क्या किया, इस दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, मतलब some dielectric material we filled between two plates। ये देखो, सी, हाँ ध्यान से देखो, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया, कुछ पार्शियली इसको फिल किया है। टॉपिक का नेम है पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। मतलब डाइलेक्ट्रिक फिल किया लेकिन पूरा फिल नहीं किया, कुछ पार्ट में फिल किया है। लेट मी चेक योर नॉलेज। सबसे पहले एक बार, अगर मैं पूरा फिल करूंगा, इफ आई फिल इट कंप्लीटली, ठीक है, तो कैपेसिटी जो थी, कैपेसिटी डिक्रीजेस k टाइम्स और कैपेसिटी इंक्रीजेस k टाइम्स, कुछ याद है ऐसा? increases k time. increases Yeah, on putting the complete dielectric, capacity increases k times।
कल इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, C in presence of dielectric is K times the C in presence of air. तो पूरा फिल करने पे K टाइम्स बढ़ता है। आज सपोज हमने पूरा फिल नहीं किया है, आधा फिल किया है, मतलब या पार्शियली फिल किया है। सपोज द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक तो आपको दिख रहा है, इसकी जो थिकनेस है ना, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं, इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक इज T। ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, T इज अ थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो अगर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T है ना, सो बाकी जो बचा हुआ स्पेस है ये वाला, ये बचा हुआ स्पेस है ये वाला, इसमें वैक्यूम ही रहेगा या इसमें एयर ही रहेगी। द लेंथ ऑफ दिस स्पेस विल बी D minus T, राइट, ठीक है। तो D माइनस टी जो स्पेस है, D माइनस टी, उसमें वैक्यूम या एयर रहेगा इन द स्पेस ऑफ T थिकनेस, इन दैट वन डाइलेक्ट्रिक विल बी देयर। ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड K। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये दोनों फॉर्मूलाज भी लिख लो। These are the formulas when vacuum is there, when vacuum is filled between two plates or air is filled you can say, तब ये फॉर्मूलाज होती है। ये कर लो और ये डाइलेक्ट्रिक बना लो तब तक। और नीचे मेंशन कर दो T is a thickness of dielectric। ओके, बना लिया। अब देखो होता क्या है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया ना, सो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो अलग होती है, और वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलग होती है। वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट ही रहेगी, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ई नॉट, ये वाली। वैक्यूम में इट विल बी ई नॉट, ओके। लेकिन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं रहेगी। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, ये मैंने पहले एक बार बताया था। अंदर पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस K टाइम्स, K टाइम्स कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कम हो जाती है, अगर वो K टाइम्स कम हो गई तो उसी K को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गई, दैट मींस इट डिवाइडेड बाय 2 हो गई, तो हम लोग बोलेंगे K is 2, ठीक है। तो कितने टाइम्स कम हो गई? K टाइम्स कम हो जाती है, और उसी K को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस K टाइम्स, ऐसा मैंने एक बार बताया था पहले जब हमने डाइलेक्ट्रिक डिस्कस किया था। तो इट रिड्यूसेस K टाइम्स, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नॉट अपॉन K, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वो ये फॉर्मूला पता है, E इंटू डी होती है, V इज गिवन बाय E इंटू डी, ठीक है। इट्स अ रिलेशन बिटवीन V एंड E, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर आपको E नॉट दिख रहा है, E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने रीजन में है? इट इज इन द रीजन ऑफ D माइनस टी। तो अगर मैं ऐसा करूं, E नॉट इंटू डी माइनस टी, मैंने कुछ कुछ यही फॉर्मूला लगाई है फिर से, समवॉट इट इज लाइक दिस ओनली। तो E नॉट इंटू डी माइनस टी करेंगे ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दिस डिस्टेंस, so you will get a potential difference between, you will get a potential difference between this point and this point। देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज D माइनस टी। So E naught into D minus T करेंगे ना, you will get a potential difference between these two points। Now similarly, potential difference between these two points, थोड़ा सोच के आप बता सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एनीबॉडी? Potential difference between 2 points is given by E into, हाँ
E naught upon by K. E naught. E naught by I K into T. into T. Yes, you are correct. E naught by K into T. ये सिंपल है फॉर्मूला. अब अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप वहां पे चले जाओ, रिलेशन बिटवीन E एंड V. वहां पे यही सब था. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड into distance between those 2 points, dr. So this is a potential difference between these 2 points, suppose. And this is a potential difference between these 2 points. अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, है ना, so I will get a total potential difference from this point to this point, ना. मतलब this will be the total potential difference between 2 plates of the capacitor. इसको मैं V लिखता हूं, V. It's a potential difference between the 2 plates of capacitor. Potential difference between 2 plates is given by this formula. ठीक है, सिंपल है. अब इसमें से देखो आप E naught को कॉमन ले सकते हो. You can take E naught common. So in the bracket it will be D minus T plus T by K. चेक करो. So take E naught common. अरे बाहर V है. अभी जो E naught है, E naught को आप याद करो. E naught को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. रिमेंबर, E naught को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाय K. बराबर. सी E जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 लिखा था. अब इसमें जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर एरिया. ये जो सिग्मा है ना, it can be written as charge on the capacitor divided by area of the plates. Charge on the plates divided by area of the plates. Charge per area is sigma ना. Sigma को मैंने ऐसे लिख दिया into epsilon 0. Bracket remain as it is. D minus T plus T by K. ये V. ठीक है, ठीक है. हाँ, अब एक काम करेंगे. ये जो Q है, Q के नीचे हम लोग V को लाएंगे. Bring the V on the other side और बाकी टर्म्स को वहां पास करो. एनी हाउ मुझे इसमें से Q by V निकालना है. Q by V. If I find Q by V from this, so Q by V will be, देखो एप्सिलॉन 0 A divided by this bracket. ऐसा आएगा स्टूडेंट्स. अब याद करो कोई भी कैपेसिटर के लिए Q अपॉन V क्या होता है? Q equal to C. C. it will be capacity of that capacitor ना. So this becomes C. तो C की फॉर्मूला ये आ रही है, एप्सिलॉन 0 A by D minus T plus T by K. This is a formula for capacity. C is given by epsilon 0 A divided by D minus T plus T by K. ये है capacity of that capacitor which is partially filled by the dielectric. T is the thickness of the dielectric, K is a dielectric constant, और ये D है, D is the distance between the two plates. I think it is not that difficult. समझ सकते हो इसको easily. ठीक है, पूरा लिख लो. अच्छा, ये तो क्लियर. देखो ये फॉर्मूला राइट है कि नहीं, अगर आपको चेक करना है, सपोज यू वांट टू चेक दैट वेदर दिस फॉर्मूला इज राइट और नो, तो आप इसमें T जो है, T इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. T को अलग अलग चेंजेस, T की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के आप चेक कर सकते हो कि राइट है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं T को 0 डाल दूं, इफ आई पुट T एज 0, T 0 का मतलब है आपने डाइलेक्ट्रिक फिल ही नहीं किया है. इफ T 0 मींस नो डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड. तो इस लास्ट फॉर्मूला में आप T को 0 डाल दो. इफ यू पुट T एज 0,
तब की फॉर्मूला बनेगी एप्सिलॉन 0 A by D। याद करो हमने पहले डिराइव किया है, when only vacuum is there between two plates, capacity is given by epsilon 0 A by D। वो आ जाएगी फॉर्मूला। अगर आपने इस कैपेसिटर को पूरा का पूरा फिल किया डाइलेक्ट्रिक से, डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड है। इन केस ऑफ कंप्लीट फिलिंग T विल बी इक्वल टू D, T और D इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जहां पे आपने T लिखा है उसकी जगह D लिख दो, तो भी आपको जो रिजल्ट है वो आ जाएगी। ऐसे आप चेक कर सकते हो कि अलग अलग सिचुएशंस में क्या आंसर आएगा। ठीक है, so this is a formula for partially filled capacitor। clear? So this completes the entire theory of this chapter। इतना theory sufficient है। कुछ कुछ पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा वो बॉक्स में दिए हैं, वो भी बताऊंगा तो और 2-4 लेक्चर्स लग जाते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर करो, द एंटायर थियरी इज ओवर विद दिस। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो थियरी तो फिनिश हो गया। ठीक है, एक या दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग। 2 न्यूमेरिकल्स वी विल ट्राई। ठीक है, सो दैट सारे टाइप के न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सी दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इन दिस पोजीशन आई थिंक ऐसी पोजीशन में पूरा क्वेश्चन शायद पढ़ने में नहीं आएगा। सो हाँ, अभी देखो पूरा क्वेश्चन सामने है। राइट ऑन दिस क्वेश्चन। हाँ, 3 charges minus Q plus Q and minus Q are placed at equal distances on a straight line, placed at equal distances on a straight line. If the potential energy of the system is zero, if the potential energy of the system is zero, then find this ratio, capital Q upon small q का रेशियो फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, यू कैन राइट इट। या इज दैट ओवर? ओवर, ठीक है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये आपका टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन है। आई टेकन टुडे कुछ क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक से लिए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है आपके, न्यू टेक्स्ट बुक का जो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले वी विल ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि तीनों चार्जेस जो है वो स्ट्रेट लाइन पे अरेंज्ड है ना। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। सी दिस इज स्ट्रेट लाइन and these are the 3 charges। ये देखो ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं। these are the 3 point charges। they are equidistant from each other। दोनों के बीच में इक्वल गैप है। suppose this is minus q, then it is plus q, then it is minus q। okay, और suppose कोई भी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस x है, ये मैं x ले लेता हूं। this distance is x, so this will also be x। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है they are kept at equal distances from each other। स्टूडेंट is it a system of 3 charges ना? ये 3 चार्जेस का सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, we will try to calculate the potential energy of this system। पोटेंशियल एनर्जी दी गई है ना कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस सिस्टम का। तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। we will take it as 0। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। याद करो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इन दी ब्रैकेट आपको सारे पेयर्स लेने हैं, पेयर्स में सब कुछ लेना है। पहला पेयर होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू का, माइनस क्यू प्लस क्यू का पेयर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। अब सेकेंड पेयर लेंगे, सेकेंड पेयर है प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू का, लाइक दिस, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज x। एक लास्ट पेयर बनेगा माइनस क्यू और माइनस क्यू का पेयर, इन दोनों का पेयर। तो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू करोगे तो वो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2x ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x है, वो डिस्टेंस लेते हैं। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक फॉर्मूला, हमने किया है ऑलरेडी डिस्कस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 चार्जेस एंड 3 चार्जेस, ये है। अब इसको आप इक्वल टू 0 ले लो, टेक दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, टेक इट एज 0, और फिर सॉल्व करके प्लीज फाइंड मी कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, फाइंड करके बताओ इसमें से। दैट आई एम लीविंग अप टू यू, करो। Yeah, anybody? Take this potential energy as a 0. Solve करके निकालो। वन बाय 4। कौन बोल रहा है? किसने आंसर दिया अभी? हेलो, हाँ, किसने आंसर दिया? व्हाट्स योर नेम? अभय शर्मा। हाँ, so अभय शर्मा इज सेइंग 1/4। ही मे बी राइट और रॉन्ग, दोनों हो सकता है। बाकी स्टूडेंट चेक करो। या अदर स्टूडेंट्स, कितना आएगा ये? टेक दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस टू बी 0। कितना आ रहा है कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो? 1/4। पवन पांडे भी बोल रहे हैं 1/4। ओके, ओम निहरकर भी कह रहे हैं 1/4 है। अब सब लोग बोल रहे हैं 1/4 तो होगा फिर, ठीक है। या आकांक्षा जॉय सेइंग 1/4। ओके, प्रियंका चकोर भी आज कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रही है। शी गॉट 1/4। गुड प्रियंका चकोर। सो सबका आंसर करेक्ट है, डोंट वरी। यस, इट्स 1/4 आंसर। 1/4 is the answer. Correct. Easy. Yeah. So this is the answer. 1/4. Yes, your answer is correct. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर इज 1/4, करेक्ट। एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वन मोर लास्ट क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज हैविंग डायग्राम ऑल्सो। ये क्वेश्चन है और ये डायग्राम है, लिख लो पूरा। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, दैट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q. Find the equivalent capacitance between points P and Q, and this is a diagram that you need to draw. अनिकेत सुपे, माइक ऑन करो। अनिकेत सुपे,
अनिकेत सुपे, माइक ऑन करो। अनिकेत सुपे, माइक ऑन करो। Yeah, completed question स्टूडेंट। हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हाँ, ध्यान से देखो, आपको ऐसा दिखेगा कि ये कैपेसिटर ही है, इट इज इंडीड अ कैपेसिटर। द एरिया ऑफ दिस प्लेट्स इज ए। ये देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। सी, ये एक इसकी प्लेट है, दिस इज अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हैविंग एरिया ए। ऐसे ही सेम एक प्लेट नीचे भी है, ऐसे हैविंग एरिया ए। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी। सो देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने तीन तीन डायलेक्ट्रिक्स को फिल किया है। वी हैव फिल्ड 3 डायलेक्ट्रिक्स। 1/3 जो पोर्शन है, 1/3 पोर्शन जो है, 1/3 पोर्शन में हमने डायलेक्ट्रिक फिल किया है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज K1। दूसरे 1/3 जो है, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द 1/3, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकेंड पार्ट में डायलेक्ट्रिक इज K2, और थर्ड जो पार्ट है, इन द थर्ड पार्ट डायलेक्ट्रिक इज K3। ठीक है, सो K1, K2, K3 ऐसे 3 डायलेक्ट्रिक्स हमने फिल किए हैं। ओके, 3 डायलेक्ट्रिक हमने फिल किए हैं। सो अभी हमको इसका टोटल कैपेसिटर निकालना है। ये डायग्राम हमने, आपने जो बनाया डायग्राम वो यही है, सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। आप एक अज्यूम करो कि ये सबसे ऊपर वाली प्लेट है ऑफ एरिया ए, सबसे ऊपर वाली प्लेट है। उसके बाद ये K1 है, K1 इज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। इसके बाद K2 है, और इसके बाद K3 है, राइट। हाँ, और उसके बाद फिर नीचे एक प्लेट है, ये देखो, ऑफ एरिया ए। मैं बार बार सेम डायग्राम ही बना रहा हूं, ऐसे इमेजिन करो कि K1 है, उसके बाद K2 है, उसके बाद K3 है, और फिर प्लेट है। तो डायग्राम क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। एक बात बताओ स्टूडेंट, आप में से मुझे कोई आंसर दो। इज इट K1, K2 आर एक्चुअली इन कॉन्टेक्ट और दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट? K1, K2 Contact. कॉन्टैक्ट में K1 और K2 तो आपस में टच कर रहे हैं ना। तो अब इस कांटेक्ट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ अजम्पशन ले रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दैट, ऐसे अज्यूम करते हैं कि सपोज K1 के नीचे एक प्लेट रख दी है मैंने, और K2 के ऊपर भी एक प्लेट रख दी है। ठीक है, और ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है। अब आप बोलोगे सर एक्चुअली में K1, K2 के बीच में प्लेट्स हैं ही नहीं। हाँ, एग्री, नहीं है। सपोज अगर ऐसे डाल दी दोनों प्लेट्स, तो इस प्लेट से क्या होगा पता है, इन दोनों प्लेट से K1, K2 आपस में कांटेक्ट में आ गए, और एक्चुअली में भी वो दोनों कांटेक्ट में है। आपने बोला वो दोनों कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, दैट एज इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। K1 अलग है, K2 अलग है, लेकिन दोनों वायर से कनेक्टेड है, तो ये हो गया कांटेक्ट बिटवीन देम। सिमिलरली K2 एंड K3 आर आल्सो इन कांटेक्ट। उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, K2 के नीचे एक प्लेट है, K3 के ऊपर भी एक प्लेट है, और ये दोनों एक्चुअली में कनेक्टेड है। तो ये हो गया। सो दिस सेम स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन दिस वे। अब इसमें क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 3 कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्या लग रहा है? What do you feel? These are the 3 capacitors in series or in parallel? Series. सीरीज में सर। सीरीज सीरीज है ये, लेकिन आपको पता है ये जो प्लेट, ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स d/3 है, याद करो। और इसका भी थिकनेस d/3 है, वो विजिबल है डायग्राम में। सो नाउ इट इज अ कैपेसिटर व्हिच इज फिल्ड विद K1, डाइलेक्ट्रिक K1 से फिल्ड है ये। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स d/3 है, एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज A।
अब याद करो, कैपेसिटी की एक फॉर्मूला होती है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, याद है? ये कब होती है पता है? जब एयर फिल्ड है, व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर K भी आता है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब तब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन 0 K। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है? तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आपका K1 है, डाइलेक्ट्रिक इज K1 और D इतना ले लो। सो पता है दिस बिकम अ कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। Similarly, capacity of second capacitor is epsilon 0 K2A D by 3। ये 3 ऊपर जाएगा अल्टीमेटली। Capacity of third capacitor is epsilon 0 K3A D by 3। तो ये 3 आप लिख लेना और ये डायग्राम भी बना लेना, बेटर इट इज। ये डायग्राम बना लो और ये तीनों लिख लो। अब इसमें सिंपल बात है, 3 ऊपर हो जाएगा, वो अंडरस्टूड है, वो लिखने की जरूरत नहीं, बट 3 विल गो अप ना। ये तीनों जो है वो सीरीज में है, बराबर? यहां तक फिनिश हो गया? हाँ। समर्थ किट्टूर, समर्थ किट्टूर माइक ऑन करो। समर्थ किट्टूर माइक ऑन करो। समर्थ किट्टूर ओपन योर माइक। समर्थ किट्टूर। ठीक है। साहिल कदम, साहिल कदम माइक ऑन करो। साहिल कदम, साहिल कदम लास्ट कॉल, माइक ऑन करो। साहिल कदम। बाकी स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा सोचो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, सो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ। सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो आप कर सकते हो ना। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बस। अभी बाकी स्टूडेंट कर सकते हैं। अब जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो माइक ऑन करेंगे। हाँ, साहिल कदम ऑन नहीं कर रहा है माइक। साहिल कदम माइक ऑन करो। ऋषिकेश चौहान, ऋषिकेश चौहान यस माइक। सर। हाँ सर। यहाँ तक आपको समझा एग्जाम जो मैंने न्यूमेरिकल करा है? यहाँ तक क्लियर है जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे? हाँ सर। हाँ, अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये तीनों सर सीरीज में। फॉर्मूला पता है सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होती है? सी इक्विवेलेंट निकालने की, मतलब टोटल कैपेसिटर निकालने की फॉर्मूला क्या है सीरीज में? सर इट इज उसको सेम एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल और इट इज सेम एज रेजिस्टेंस इन सीरीज। सर रेजिस्टेंस इज पैरेलल के लिए सेम है। हाँ, तो आपको 10th स्टैंडर्ड में वो फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाली? हाँ वही सर। बताओ। तो बता, इसमें कैपेसिटर सीरीज में ना ये तीनों, फॉर्मूला क्या हाँ बनेगी? हाउ टू फाइंड सी इक्विवेलेंट, फॉर्मूला बता। सर सीरीज में ना तुमको पता ना, तुमने बोला ये सीरीज में। सर उसका पैरेलल है। 1 upon CS 1 upon CS equals to 1 upon 1 by C1 C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो चलो, ऋषिकेश चौहान का थोड़ा बहुत ध्यान है, मतलब ही इज अटेंटिव। ओके, क्लोज योर माइक। थैंक यू सर। हाँ, इसमें स्टूडेंट ये 1 by C1 की वैल्यू डाल दो, 1 by C2 यहाँ पे डाल दो, 1 by C3 डाल दो। सबसे पहले आप याद रखो ये 3 ऊपर जाएगा, सो C1 की वैल्यू है 3 एप्सिलॉन 0 K1 A by D। C1 की वैल्यू यहाँ पे डालनी, लेकिन ये 1 by C1 है यहाँ पर। I expect that you can solve this now. Please put up, solve करो। जिसको मैं आंसर पूछूंगा वही स्टूडेंट आंसर बताएगा मुझे इस चीज का, ठीक है? फिनिश दिस क्वेश्चन नाउ।
ये क्वेश्चन फिनिश करो, तो जिसको मैं बोलूंगा वही आंसर बताएगा। हम्म हाँ, चेतन इलक, चेतन इलक, माइक ऑन करो। यस सर। कुछ आंसर मिला क्या? नहीं सर, मैंने सॉल्व किया है तो वो डी बाई। हेलो हेलो सर, हाँ, फाइनल आंसर नहीं मिला, मैं सॉल्व कर रहा है। श्योर आप कर सकते हो? मतलब लग रहा है कि कर दोगे कि नहीं कर पाओगे, वो बता दो। आपको कॉन्सेप्ट समझा है? आप कर लोगे क्या एंड तक कि नहीं कर पाओगे, वो बोल दो। नहीं आप कर सर, पाओगे तो मैं आपसे ही आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, फिर नहीं कर पाओगे तो बोल दो। फाइनल लेकिन आप कर आंसर। सकते हो, आपको फिनिश कर सकते हो ये क्वेश्चन। आपको समझ में आया है पूरा? नहीं सर। नहीं ना? बस वो आते जाते रहते हो ना, लॉग इन लॉग आउट करते रहते हो, घूमते रहते हो, कहाँ से समझेगा? नहीं सर। हाँ, तो क्यों नहीं कर पाएगा शुरुआत से। तू? क्यों नहीं कर पाएगा? बोल। साला पूरे दिन में तुमको 1 घंटा भी नहीं पढ़ना है। कोरोना का अलग ही एडवांटेज ले रहे हो आप लोग। सामने होता ना तो बताता तेरे को मैं। क्यों नहीं कर पाएगा? इडियट। अरे अभी इतनी यंग एज में तुम्हारा थोड़ा बहुत दिमाग नहीं चलता है क्या? थोड़ा बहुत भी दिमाग आपको नहीं लगाना है अपने स्टडीज में, तो आगे चल के क्या दिमाग यूज करोगे अपना फिर? पूरे दिन में 1 घंटा भी तुमको अपना दिमाग यूज नहीं करना है, 1 घंटा भी तुमको काम नहीं करना है, उसमें भी तुम टाइम पास कर रहे हो बैठ के। मोबाइल पे है, सर तो देख नहीं सकते, करो टाइम पास। देख रहे हो तुम्हारा कब कंटिन्यूअसली लॉग इन लॉग आउट चालू है तुम्हारा। अंधा समझा है क्या? सब दिख रहा है। एक ढंग का एक क्वेश्चन तो करने आता नहीं है, एंड यू आर टेकिंग साइंस देन। ये हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स बनेंगे। एक कैपेसिटर का एक क्वेश्चन तो करने नहीं हो रहा है। ऑफ कर माइक। कृष्णा दुबे, माइक ऑन करो। कृष्णा दुबे, कृष्णा दुबे, ऑन योर माइक। हेलो सर। हाँ, कृष्णा दुबे, यस सर। कुछ आंसर निकलेगा आपसे कि नहीं? इसका आंसर निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का? सर ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत लंबा आंसर लगता है, बहुत लेंथी डेरिवेशन है। इसके नहीं बाद सर। पता है 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ तक ध्यान दिया होता तो आपको 2 या 3 स्टेप आ गए होते अभी तक। ठीक है, देखते हैं। अभी बहुत लंबा है, शायद आप कर रहे हो ना। अभी मैं पूछूंगा ना, जो स्टूडेंट अटेंटिव है 1 मिनट में आंसर देंगे। सौरभ रजक, आंसर बताओ सौरभ। सर सौरभ टू। रजक, ओपन योर माइक एंड टेल मी आंसर। सर 2 एप्सिलॉन ही आया। 3 कैपेसिटर है, टू कैसे आएगा? 3 आएगा ना। हाँ हाँ सर, 3 एप्सिलॉन है, वो डी ऐड नहीं किया था ऊपर का, सॉरी। आपका कंप्लीट हो गया है कि अभी मैं वेट करूं? आपका आंसर है अभी आपके पास? हाँ सर है। बोलो। सर 3 एप्सिलॉन नॉट ए।
अपॉन में अपॉन में डी है सर। दैट्स इट, यही है। हाँ सर। तो ये K1 K2 K3 सब गुम हो गया क्या? ये K1 K2 K3 है ही नहीं। ठीक, वेरी गुड। जाने दो स्टूडेंट, आपके लिए ये सब चीजें डिफिकल्ट लगता है, आपका ध्यान ही नहीं है तो कहां से चीजें आएंगी आपको करने को। ये है कैपेसिटेंस टोटल, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आपको C1 C2 C3 ये तीनों निकाल के दिए, मतलब ये तीन कैपेसिटर्स जो आपने मान लिए, ये तीन कैपेसिटर, तीनों की मैंने कैपेसिटी निकाल के दी। आपको खाली यहाँ पे पुटअप करना था इन दिस फॉर्मूला, C1 C2 C3 को पुट करना था और CS निकालना था, वो भी आपसे नहीं हो रहा है क्या? ये है एप्सिलॉन 0 CS की वैल्यू। So this is a total capacitance of this entire structure. ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको गिवन है उसका टोटल कैपेसिटेंस ये है। दिस इज अ फाइनल आंसर। अब बताओ किसी को ये आ रहा है कि किसी को भी नहीं आ रहा है ये चीज? अमन कुमार, ये 2C क्या बोल रहे हो? 2C फॉर वैक्यूम। दिस इज आंसर, आराम से आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फाइनल। ठीक है, नहीं काफी हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बस मैं बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं सुधरने वाले, आई गॉट इट। नहीं, अब बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे भी हैं, मेनी स्टूडेंट आर डूइंग वेल आल्सो। कुछ स्टूडेंट तो मतलब लाइक स्टैच्यूज हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इट्स ओके, योर विश भी। ठीक है, ठीक है, अब हर एक को तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है, केरला तो नहीं है, 99% लिटरेसी रेट तो नहीं आएगा हमारे यहाँ पे, थैंक्स टू द स्टूडेंट लाइक यू। यू वांट दैट वी शुड ऑलवेज रिमेन एन इलिटरेट स्टेट, इलिटरेट स्टेट ही बनाना है आपको, आपको लिटरेट कभी नहीं बनना है। तो अभी उसकी अभी आपका वो है, तो हम क्या कर सकते हैं? यू डोंट वांट द इंडिया टू बी अ लिटरेट कंट्री, यू वांट इट टू बी ऑलवेज इलिटरेट। ठीक है, सबको तो नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ यू आर हैविंग अ गुड आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ स्टूडेंट, आई एम नॉट गोइंग फर्दर इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हियर वी फिनिश्ड अ वेरी बिग चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक बार फिर से याद करा देता हूं मैं, कल सैटरडे है, कल पहले 30 मिनट्स जो भी स्टूडेंट है उनसे मैं सारे फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है आज पूरा का पूरा ये चैप्टर रिवाइज करके आओ, सी ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, एक एक फॉर्मूला आपको समझ नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, सिर्फ फॉर्मूला मगअप करके मत आ जाना, अंडरस्टैंड हाउ यू रिटन दैट फॉर्मूला। अगर आपने सारे नोट्स लिखे हैं, वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द लेक्चर, अगर आप लिख रहे हो नोट्स, तो आप नोट्स में से पढ़ सकते हो। अब लिखा ही नहीं है तो फिर आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो जो भी मैंने आज सिखाया ना इस चैप्टर में, मैं कल कुछ भी पूछ सकता हूँ इससे। And you need to... हेलो सर। मन्या शेट्टी एंड सुमित धमाने, माइक ऑफ करो। हेलो सर। सर। हाँ मन्या शेट्टी बोलो। बीच बीच में माइक ऑन क्यों करते हो? हेलो सर। हाँ बोलो मन्या शेट्टी। सर लास्ट सम में के का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, K1 K2 K3 की वैल्यूज गिवन है ना शायद? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, इट इज माय मिस्टेक। मैंने जो फाइनल फॉर्मूला बनाई है वो फॉर्मूला करेक्ट है एक्चुअली। उस फॉर्मूला में आप K1 K2 K3 की वैल्यू डाल दो, तो कितना आ रहा है आंसर? 2 एप्सिलॉन A अपॉन D आ रहा है, 2C ओके वैक्यूम। ओके, 2 एप्सिलॉन 0 A by D आ रहा है। हाँ। ओके, तभी वो सौरभ ये बोल रहा था आंसर। हाँ हाँ, सॉरी, इट इज माय मिस्टेक। K1 K2 K3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो K1 K2 K3 की वैल्यूज डाल दो। मैंने वो वैल्यूज नहीं डाली, मैंने बिना वैल्यूज डाले आंसर निकाला। सो जो मैंने आंसर निकाला उसमें बस लास्ट में K1 K2 K3 की वैल्यूज डालनी है।
सो आंसर आ रहा है 2 एप्सिलॉन 0 a by d. Yes, you are correct then. करेक्ट है. गुड, कीप इट अप. चलो अच्छा है, आपका ध्यान है, मतलब इनफैक्ट मेरा ध्यान नहीं गया, स्टूडेंट का ध्यान गया उस पे. चलो गुड. Okay, I'm very happy that some students are at least paying attention. Okay, तो statues के साथ मतलब कुछ इंसान भी बैठे हैं. There are statues plus human beings both sitting. ठीक है, good. चलो, I think ये चैप्टर फिनिश हुआ. कल प्लीज इसको पढ़ लेना. आज नहीं पढ़ा है तो आज शाम को बैठ के, आज आफ्टरनून में बैठ के पूरा चैप्टर एक बार घुमा दो, पूरा कर दो. ठीक है, एक बार प्लीज. आप पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठेगा, और नेक्स्ट लेक्चर मतलब अगले 1-2 महीने तक आप इस चैप्टर को कॉन्फिडेंटली कर पाओगे. मतलब लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में. ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करो, आज ही इस चैप्टर को फिनिश करो पढ़ के. ठीक है, तो कल वो हम लोग आधा घंटा ये क्विज लूंगा मैं. आई विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, आज मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट. जस्ट इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू टुडे. कल मैंने आपको बताया था जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू करेंगे. नहीं, वो फिलहाल मैं नहीं चालू कर रहा हूँ. रीजन यही है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है उसमें काफी सारे. क्लासरूम में जब हम लोग बैठेंगे इट इज बेटर एट दैट टाइम आई विल डू. कि डिफिकल्ट चैप्टर ऑनलाइन में आपके कुछ अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पूरा मिस हो जाएगा. वो हम लोग क्लासरूम में ही करेंगे. टुडे आई एम टेकिंग लिटिल बिट इजियर चैप्टर. थोड़ा सिंपल चैप्टर ले लेता हूं मैं. वो चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. Dual nature of matter and radiation. It's a name of the chapter. ठीक है, you can put this name, dual nature of matter and radiation. ठीक है, ये आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक का सेकेंड लास्ट, आई थिंक थर्ड लास्ट चैप्टर है ये. इट्स अ थर्ड लास्ट चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. अब ये जो चैप्टर है और इसका जो अगला वाला चैप्टर आने वाला है, वो दोनों चैप्टर मिला के हम लोग इसको बोलते हैं इट्स अ मॉडर्न फिजिक्स. ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आता है. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब रिसेंटली डिस्कवर्ड फिजिक्स फिनोमेना. जो भी फिनोमेना पिछले 100 साल में डिस्कवर हुई है, व्हाटएवर वी हैव डिस्कवर्ड इन द लास्ट 100 years, उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, पिछले 100 साल में जो फिजिक्स डेवलप हुई है ना, उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं. ठीक है, आप जो न्यूटन की फिजिक्स पढ़ते हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये जो पढ़ते हो ना, वो 400 साल पहले की फिजिक्स है, 300-400 साल पुरानी. तो उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, तो अभी तक जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं ना स्टूडेंट, वो एक्चुअली क्लासिकल फिजिक्स है. इट्स ऑल क्लासिकल फिजिक्स. ये जो चैप्टर है इट इज फ्रॉम द न्यू ब्रांच, इट्स अ मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ओके, अब एक बात बताओ स्टूडेंट, जो लाइट होती है, इफ आई टॉक अबाउट विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये आपको मालूम है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मतलब लाइट वेव है. ठीक है, लेकिन आपको ये भी शायद पता है कि लाइट पार्टिकल भी है. लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. लाइट इज अ वेव एंड ऑल्सो लाइट इज अ पार्टिकल. ये चीज मालूम है कि आपको सुना है कभी? Light is a wave and also it is a particle. Yes. Sure, कहाँ सुना है? केमिस्ट्री में कि फिजिक्स में? दोनों में. सर फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी. अच्छा, फिजिक्स में कब सुना है? कौन से चैप्टर में? कभी मतलब कोई टॉपिक था इस पे ऊपर? 11th में सुना है कि 12th में है ये? 11th में कि 12th में? 11 में सर. 11 में था. दोनों में था सर. 11th में था. ठीक है, केमिस्ट्री में सर. हाँ, तो चलो, आपको ये शायद पता है कि जो लाइट है ना, उसको ड्यूअल नेचर है, वेव भी है और वो पार्टिकल भी है. लेकिन ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड, मतलब कैसे पता चला कि इसको ड्यूअल नेचर है, वो मैं आज थोड़ा बता देता हूँ. ठीक है, कैसे पता चला कि लाइट को ड्यूअल नेचर है, वो थोड़ा बता देता हूँ. देखो, अगर हम लोग 1665 के आसपास चले जाएं, 1665, ये बहुत पुराना टाइम हो गया. ये ईयर बता रहा हूँ, ईयर 1665. इस टाइम पे न्यूटन थे, न्यूटन. ठीक है, न्यूटन मानते थे कि लाइट जो है वो सिर्फ पार्टिकल है. न्यूटन का बिलीफ था कि लाइट इज ओनली पार्टिकल. न्यूटन नहीं मानते थे कि लाइट वेव है.
ठीक है। तो न्यूटन ने अपने ये लाइट की जो ये स्टडी है वो न्यूटन ने स्टार्ट की थी। न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज अ पार्टिकल, और इसी समय के आसपास 1665 के आसपास ही एक और साइंटिस्ट है जिनका नेम था हाइजन। हाइजन नहीं है, एक्चुअली में हाइगिन है, हाइगिन, बट हाइगिन बोलने में थोड़ा अलग लगता है तो हाइजन भी बोलते हैं। हाइजन हाइजन ने बताया था कि लाइट वेव है। तो न्यूटन और हाइजन एक दूसरे के ऑपोजिशन में थे। हाइजन बोलते थे कि लाइट वेव है और न्यूटन बोलते थे कि लाइट क्या है, पार्टिकल। हालांकि दोनों के पास कुछ कम एग्जैक्ट प्रूफ नहीं था, ठीक है। उन्होंने क्यों बोला इन्होंने लाइट, मतलब हाइजन ने क्यों बोला कि लाइट वेव है? लाइट की कुछ फिनोमेनाज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट हैज मेनी फिनोमेनाज। कुछ फिनोमेना ऐसी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव मानना जरूरी होता है। देयर आर सम फिनोमेनाज व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग लाइट एज अ वेव ओनली, ठीक है। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसी थी जो वेव से भी एक्सप्लेन नहीं होती है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन देम बाय टेकिंग एज अ वेव, ठीक है। सो हाइजन इसको वेव मानता था क्योंकि कुछ फिनोमेनाज हैं व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग लाइट एज अ वेव, ओके। और न्यूटन उसको पार्टिकल मानता था, ओके। ये 400 साल पहले की बात हो गई, 1665। फिर कुछ 100 साल बीत गए। इन द ईयर 1801 इसके आसपास, 1801 के आसपास एक साइंटिस्ट आए विच इज नोन एज थॉमस यंग। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं थोड़ा बहुत। देयर वाज वन साइंटिस्ट हुज नेम इज थॉमस यंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइट का इंटरफेरेंस करके दिखाया। ही शोड दैट लाइट परफॉर्म इंटरफेरेंस। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया कि लाइट कैन डू व्हाट, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस भी आपका एक चैप्टर है अलग से, देयर इज अ चैप्टर ऑन द इंटरफेरेंस। थॉमस यंग ने क्या दिखाया कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस करती है। अब रूल ये है फिजिक्स में, अगर कोई चीज इंटरफेरेंस कर रही है, इंटरफेरेंस भी एक फिनोमेना है, अगर कोई चीज इंटरफेरेंस कर रही है तो वो 100% वेव है। इट इज 100% वेव। वेव कैन डू इंटरफेरेंस, नो पार्टिकल्स कैन नेवर डू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक ऐसी फिनोमेना है जो सिर्फ वेव्स के पास होती है। वेव्स कैन डू इंटरफेरेंस। तो जब ये थॉमस यंग ने क्लियरली एक्सपेरिमेंट दिखाया, पूरे वर्ल्ड को उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि क्लियरली ऐसा होता है, लाइट डू इंटरफेरेंस। और ये भी बहुत क्लियर है कि इंटरफेरेंस जो है वो सिर्फ वेव्स कर सकती है, नोबडी एल्स कैन डू इंटरफेरेंस। इट्स अ फिनोमेना ऑफ वेव्स। तो इससे पक्का हो गया, पूरे वर्ल्ड को पक्का हो गया कि लाइट वेव है, लाइट इज अ वेव, लाइट और कुछ नहीं है। मतलब 1801 में 100% कंफर्मेशन हो गया कि लाइट वेव है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट आए, जेसी मैक्सवेल। जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इनका फुल नेम है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये इनका ईयर था अराउंड 1879 के आसपास। इन्होंने भी यही बोला, सेम चीज इन्होंने रिपीट की, लेकिन इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इन्होंने भी लाइट को वेव ही माना, बट ही सेड इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो 1879 आते आते, जब तक 1879 आया तब तक ये पूरे वर्ल्ड में कंफर्म हो चुका था, कोई डाउट ही नहीं था कि लाइट क्या है, वेव। 1879 तक ये पूरे वर्ल्ड में मतलब साइंटिस्ट मान चुके थे कि लाइट वेव ही है और कुछ हो ही नहीं सकती है, इट्स अ वेव, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये हिस्टोरिकल जो मैंने चीजें बताई आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1879 में मैक्सवेल ने कंफर्म कर दिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो सब लोग ने मान लिया कि यस, लाइट एक ही है, इज अ वेव, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरा समझा तो एक चीज देखो, अब तक सिर्फ न्यूटन ने बोला था लाइट पार्टिकल है, बाकी सब लोग वेव मान रहे थे, और ये अभी कंफर्म हो चुका था कि लाइट वेव है। मतलब न्यूटन गलत हो गए, न्यूटन तो पार्टिकल मानते थे लाइट को, वो गलत हो चुके थे। एवरीबडी वाज बिलीविंग दैट लाइट इज अ वेव, ठीक है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए, हर्ट्स। हर्ट्स का नाम सुना होगा आपने, हर्ट्स के नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। इनका फुल नेम था हेनरिक हर्ट्स। हेनरिक हर्ट्स।
हेनरिक हर्ट्ज ने क्या किया 1886 में, ये मैक्सवेल के बाद आए थे, इन द ईयर 1886 इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही परफॉर्म्ड वन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट से ये हम लोग भी सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा, 1886 से चालू होगा। तो 1886 में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन की, ही ऑब्टेन्ड सम रिजल्ट्स। हर एक्सपेरिमेंट से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किया, कुछ रिजल्ट्स मिला, ठीक है। बट ये जो रिजल्ट इसको मिली ना, हर्ट्ज वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दोस रिजल्ट्स। हर्ट्ज वो रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस रिजल्ट्स हैव कम, एक्सप्लेनेशन नहीं था हर्ट्ज के पास। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ओके, वो जो इसने एक्सपेरिमेंट किया उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस चैप्टर का। सो मैक्सवेल तक सब लोग ने माना था कि लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। मैक्सवेल ने ये बताया। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। इसमें यहाँ पे वर्ड दिख रहा है फोटो। फोटो मतलब लाइट को बोलते हैं, लाइट का ही नेम होता है फोटो, फोटोसिंथेसिस लाइक। फोटो मतलब लाइट, तो ये एक्सपेरिमेंट लाइट के ऊपर था। बट इसमें से जो रिजल्ट मिली, द रिजल्ट वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज कैनॉट एक्सप्लेन दोस रिजल्ट्स। तो अब ये चीज पेंडिंग हो गई। हर्ट्ज को रिजल्ट तो समझ में नहीं आता क्यों आया ऐसा रिजल्ट, ये रिजल्ट पेंडिंग हो गया, ये काम ये बीच में रुक गया। फिर आया द ईयर 1905, द ईयर 1905, 1905, मतलब आज से 115 साल पहले। इन दिस ईयर देयर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है ना, इट्स हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आई थी, वो रिजल्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है। he explained, okay, he explained the Hertz experiment. हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में जो भी डाउट थे कि ये रिजल्ट क्यों आई, कैसे आई, वो सब आइंस्टाइन ने क्लियर करके दिया। वेरी गुड। तो आइंस्टाइन ने ये सब एक्सप्लेन किया, अच्छी बात है। लेकिन आइंस्टाइन ने जब इसको एक्सप्लेन किया ना, तब आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल अज्यूम किया। he took light as a particle। इन्होंने लाइट को पार्टिकल करके अज्यूम किया, ठीक है। He assumed that light is a particle। आइंस्टाइन का ये अपने अकेले का काम नहीं था, आइंस्टाइन को इस काम में हेल्प किया एक साइंटिस्ट ने। वो साइंटिस्ट का नेम है प्लैंक। प्लैंक वाज अ साइंटिस्ट हु हेल्प्ड द आइंस्टाइन इन दिस। मतलब प्लैंक ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि लाइट पार्टिकल है। प्लैंक सजेस्टेड दैट लाइट इज अ पार्टिकल। आइंस्टाइन को वो बात अच्छी लगी और आइंस्टाइन ने उसको फिर आगे बढ़ाया। मतलब एफर्ट्स वर स्टार्टेड बाय प्लैंक। प्लैंक ने स्टार्ट किए थे, ये भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो आइंस्टाइन ने पार्टिकल अज्यूम करके, लाइट को पार्टिकल अज्यूम करके ही एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, ठीक है। तो फिर से ये डिबेट चालू हो गया कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। अगेन दिस डिबेट वाज स्टार्टेड, ठीक है। अगेन दिस डिबेट स्टार्टेड दैट लाइट इज अ पार्टिकल और वेव। और ये डिबेट फिनिश हुई 1924 में। इन द ईयर 1924 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगलाय। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगलाय। इन द ईयर 1924 लुइस डी ब्रॉगलाय ने कंफर्म किया कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों है। उन्होंने बोला फाइट करना बंद करो, डोंट डिस्कस, लाइट दोनों है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, एंड ऑफ डिस्कशन। ही सेड बोथ इट इज, ठीक है। यहां तक आते आते लाइट दोनों हो जाती है, पार्टिकल भी और वेव भी, ठीक है। किसी कॉमन मैन को जब आप बताओगे ना कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, वो अजीब फील करता है। वो बोलेगा एक ही चीज दो कैसे हो सकती है, लाइट तो एक ही चीज है, लाइट पार्टिकल भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है, ऐसे कैसे, ठीक है। यही है क्वांटम मैकेनिक्स। इस ब्रांच को, जो अभी मॉडर्न फिजिक्स है ना, इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। ये ऐसी ब्रांच है जो आपका दिमाग हिला देती है, इट जस्ट ट्विस्ट योर माइंड, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो
हमारे डेली लाइफ से मैच ही नहीं खाती है। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कम्स इन द क्वांटम मैकेनिक्स। सो ये अनएक्सपेक्टेड थिंग है कि लाइट पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। तो आज मैंने खाली इसका इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन कहाँ कहाँ गया। द चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग ना, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, विल डिस्कस टुमारो। उसके बाद फोटोएलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या था वो सब करेंगे, और फिर आइंस्टाइन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया वो हम लोग सब देखेंगे। सो हमारा जो डिस्कशन है वो हर्ट्ज और आइंस्टाइन के आसपास रहेगा। क्लियर? सो आई गिव यू इंट्रोडक्शन टुडे। कल फुल फ्लेज में ये चैप्टर चालू हो जाएगा अच्छे से। ओके? हेलो सर, वो एक हाँ। बार लास्ट पेज देखो ना। हाँ एक सेकंड। हाँ क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर ये सेकंड लास्ट पेज। ये वाला? हाँ सर, ये स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक यू सर, हो गया। ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो कल पूरा रीड करके आओ। कल मैं 30 मिनट्स पहले क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इसके बाद विल कंटिन्यू। हेलो सर। हाँ कौन है? सर अमन बोल रहा हूँ। बोलो। सर आपने बोला था वो जब कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा तो आप वो बताओगे क्या कैपेसिटर कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रॉन? कैपेसिटर कहाँ यूज होता है? देखो कैपेसिटर जो है ना बहुत सारे सर्किट्स में यूज होता है। इट इज मतलब एक उसका यूज है ही नहीं। इट यूज